नमस्कार दोस्तों, मानविक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो कि अध्याय 5 क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की है, लंबाई को मापने की विधि देख रहे थे। आज उसको सेकेंड वीडियो सेकेंड है, तो चलिए देखते हैं। कहता मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का संकेत m एवं सेंटीमीटर का cm, मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है। पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि ये वाक्य के प्रारंभ में न आ रहे हों। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंत में s नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता है। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। कहता किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। कहता अनीस और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा कि चित्र 5.7 में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा? कहता वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे कि चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। कहता किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। स्थिति का निर्धारण। कहता एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्हें 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगती है कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती है कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीस को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर है। चित्र 5.9 में बस स्टैंड यहाँ है, विद्यालय दिखाया गया है। दीपा का घर है, अनीस का घर, हरदीप का घर, तस्नीम का घर, पद्मा का घर, उद्यान यानी कि पार्क ये रहा। कहता दीपा एवं उसके मित्रों के घरों, बस स्टैंड, विद्यालय और उद्यान की स्थिति दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। कहता क्या आप सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही है। चित्र 5.9 तब उनका परीक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचता होता तो उनका परीक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। कहता कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती है कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। देखिए नापने का टैप दिया हुआ है। कहता दीपा आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। कबड्डी कोर्ट बनाने के लिए रेखा खींच रहा है। देखिए कबड्डी कोर्ट बनाने के लिए फीता से नाप के रेखा खींच रहा है। यहाँ देखिए किलोमीटर का यूज किया हुआ, जिससे ज़्यादा दूरी बड़ा दूरी नापने के लिए किलोमीटर का बड़ा पैमाने का यूज होता है।
कहता कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपनी नानी के से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना जी के घर के निकट पहुंच रही थी। ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? अतः ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे। अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। देखिए, दिल्ली के संदर्भ में बिंदु मानकर विभिन्न किलोमीटर सूचक पत्थरों की स्थिति दिया गया है। कहता है यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है, जैसा कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होता है? क्या यह तब परिवर्तित होता है जब वस्तु गतिशील होती है? गतिशील वस्तुएं क्रियाकलाप 5.2 आइए खोज करें। अतः अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तु की सूची बनाए जो स्थित विराम अवस्था में है। अपने प्रेक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए तथा विचार कीजिए कि आपने यह कैसा सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। अपने आसपास की वस्तुओं का प्रेक्षण। कहता गतिशील वस्तुएं, गाय खेत में चल रही है, औचित्य, स्थिति वस्तुएं, पेड़, औचित्य। कहता है कि हाँ, गाय अगर चल रहा है तो आप किस जगह पे है वो चार्ट में आप दर्शा सकते हैं। कहता अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है? कहता कोई वस्तु गति में तब कही जाती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वह वस्तु स्थिर है। हम गति किसको बोल सकते हैं? जबकि गति एक बिंदु से सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है या किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु स्थिर है। मतलब समय के साथ जब दूरी भी बढ़ती है या स्थान भी बदलता है तो उसे हम गति कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे विराम कहते हैं या स्थिर कहते हैं। कहता दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुए, क्या ये गतिशील है? उसने निष्कर्ष निकाला कि गतियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है, तथापि यदि वह बस से बाहर की किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती तो यात्री और वह बस गति में है। तथा मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रही है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है।
क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में? तथा गति के प्रकार। तथा क्रियाकलाप 5.3 आइए खोज करें। एक रबर लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए, उसकी गति का अवलोकन कीजिए। तथा क्या रबर एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सीधे रेखा के अनुदिश चित्र 5.14 गति कर सकता है। तथा जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु गति के समीप जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति पहचान कीजिए। अतः परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती है? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर घूमने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति है? क्रियाकलाप 5.4 आइए जांच करें। कहता एक धागे के एक छोर पर रबर या एक आलू बांधिए। इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए तथा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए। इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबर की गति घूमने वाले हिंडोले की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। देखिए, ये वृत्त के समान घूम रहा है कि इसी के एक अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, तो क्या हुआ? वो वृत्तीय गति कहलाती है। आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबर या एक आलू बांधिए। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबर को चित्र 5.16 में दिखाया गया है कि लटकाया गया है। अतः अपना हाथ स्थिर रखिए। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबर को एक ओर ले जाए और फिर छोड़ दीजिए। चित्र 5.16 में दिखाया गया है। अतः क्या यह एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? अतः जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। दोलन गति किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करते हैं तो उसे दोलन गति कहते हैं, जो कि डोलने लगता है। क्रियाकलाप 5.41 में लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए तथा इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग चित्र 5.17 में कर सकते हैं। अतः पट्टी स्ट्रिप के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए। अतः पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या ये ऊपर नीचे गति करते हैं या भी दोलन गति उदाहरण है?
तथा यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवृत्ति गति कहलाती है। कहने का मतलब एक ही समय पे वह अपना दोलने की गति दोहराए तो उसे आवर्त गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति है। कथा क्रियाकलाप 5.7 आइए पहचाने। कथा चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए अथवा किसी बच्चे के पार्क का भ्रमण कीजिए। कथा विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए, उनका सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकृत कीजिए। तालिका 5.4 में सभी गति सूचीबद्ध कीजिए। आपने किसी गति को किसी विशेष वर्ग में क्यों रखा, इसका औचित्य बताइए। देखिए प्रमुख शब्द दिया हुआ है, जैसे सेंटीमीटर है, वृत्तीय गति है, दूरी है, किलोमीटर है, लंबाई है, सरल रेखीय गति है, मापन मीटर है। ये इसका शब्द दिया हुआ है सारांश, जो कि हम बार बार बोलते हैं कि सारांश बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें। तो चलिए सारांश देखते हैं। कथा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया है। सारांश तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कथा लंबाई के SI मात्रक मीटर है, इसका प्रतीक m है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ये लिखा हुआ है। तथा जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। कि दूरी फिक्स है कि हम यहाँ से वहाँ तक ही जाए तो उसका दूरी एक संदर्भ दूरी के रूप में निश्चित किया गया है कि हाँ इतना दूर से इतना दूर ही जाना है, तो उस बिंदु को ही हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। कहता एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। गति में तब कह सकते हैं जब वह समय के साथ बदलता है। कहता जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को सरल रेखा गति कहा जाता है। कहता जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, यानी कि वृत्त के चारों ओर घूमती है, तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। कहता आइए और अधिक सीखें। कहता तालिका 5.5 के संदर्भ में 1 में दी गई लंबाई का मापन संदर्भ 2 में दिए गए मात्रकों में उपर्युक्त मात्रक से मिलान कीजिए। इसको देखते हैं। कहता दिल्ली एवं लखनऊ की बीच की दूरी हम किससे मापेंगे? ये तो बहुत लंबा दूरी है, तो लंबा दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं, इसको किलोमीटर में मापेंगे। कहता सिक्के की मोटाई बहुत कम मोटा होता है, सबसे छोटा नापने की मीटर यूज करेंगे जिसमें कि मिलीमीटर का यूज कर सकते हैं। और रबर इरेज की तो इसको हम, ये तो प्रश्न है, इसको हम मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। जो आप ऊपर पढ़े हैं उसी को यूज करके आप नीचा यूज
कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसको हम बता दे रहे हैं, दिल्ली एवं लखनऊ की, ये रहा किलोमीटर में। सिक्कों की मोटाई मिलीमीटर से नापेंगे। रबर इरेज की लंबाई, इसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे। अब विद्यालय के मैदान की लंबाई ये मीटर में नाप सकते हैं। तथा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत कथन के सामने असत लिखिए। कहता कि अगर जो सही बात बोल रही है उसमें आप सही का टिक लगाए और जो गलत है उसमें गलत का टिक लगावे। कहता एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। हाँ, सरल रेखीय गति की उदाहरण है, तो इसमें टिक लगाएं। कोई वस्तु यदि समय के साथ बिंदु संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। हाँ, गति में है। 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है? नहीं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, जो कि आप यहाँ ऊपर में देखे हैं। देखिए यहाँ है ना लिखा हुआ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अब आगे जो बचा हुआ है ये प्रश्न है, और आप लोग प्रश्न कर लीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो आप सभी एनसीईआरटी का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल पाए।